तो दोस्तों क्या हाल है। तो पहली चीज पहले कि तुम सभी को इनविंसिबल पर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए थी, तो ये रही लॉन्ग वीडियो जो बेसिकली सीजन 3 के बाद से कंटिन्यू होती है। आई नो कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, तो चलो शुरू करते हैं। तो वेलकम टू द इनविंसिबल यूनिवर्स, जहाँ इस बार चीजें थोड़ी सीरियस होने वाली है। ये स्टोरी लाइन आगे जाकर विल्ट्रोमाइट्स वॉर को सेटअप करती है, मतलब ये दिखाती है कि कैसे ये वॉर शुरू होती है और कैसे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो इस वीडियो में हम मार्क की जर्नी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस कुछ जरूरी मोमेंट कवर करेंगे और फोकस करेंगे ओमनी मैन के स्पेस एडवेंचर पर, क्योंकि आगे जाकर वही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सीन स्टार्ट होता है विल्ट्रोमाइट्स के प्रिजन बेस से, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। नोलन कहता है, एलन माय फ्रेंड, अब वक्त आ चुका है विल्ट्रम एम्पायर के बारे में तुम्हें सब कुछ जानने का। तो सबसे पहले हमें फाइनली विल्ट्रोमाइट्स की एक्चुअली ओरिजिन दिखाई जाती है, अनलाइक वो छोटी मोटी इन्फो जो हमें अर्ली इशू में देखने मिली थी। तो स्टार्टिंग में विल्ट्रोमाइट्स एक बहुत ही पावरफुल रेस थे जो सिर्फ अपने प्लेनेट पर रूल करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका ऑब्सेशन पावर के लिए बढ़ता गया, उन्होंने अपनी रेस के वीकेस्ट लोगों को एलिमिनेट करना शुरू किया, मतलब पूरी तरह से नरसंहार। उनका लॉजिक ये था कि एक टीम सिर्फ तब तक स्ट्रॉन्ग होती है जब तक उसका वीकेस्ट मेंबर सबसे स्ट्रॉन्ग ना हो। उनका अल्टीमेट प्लान था अपनी रेस को सबसे पावरफुल बनाना और वीक लोगों को खत्म करके स्ट्रॉन्ग लोगों को ऊपर ले जाना। इसके रिजल्ट से एक ऐसी पावरफुल रेस तैयार हुई जो हमें अब देखने मिलती है। लेकिन फिर एंट्री होती है स्कर्ज वायरस की, एक वायरस जो अननोन एनिमी ने बनाया था। ये कैपेबल था एक विल्ट्रोमाइट्स को मारने के लिए। ये वायरस कुछ ही टाइम में पूरी विल्ट्रोमाइट्स रेस में फैल गया। इस वायरस से सारे विल्ट्रोमाइट्स मरने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इससे सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उनकी पावर्स वीक हो जाती है। और क्योंकि वो लोग अब उतने पावरफुल नहीं रहे, नॉर्मली जो एनिमी उनसे इजीली हार जाते थे, उन्होंने विल्ट्रोमाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस पीरियड में ऑलमोस्ट 99.9% विल्ट्रोमाइट्स मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भी थ्रैक की लीडरशिप में विल्ट्रम एम्पायर सरवाइव कर लेता है, और जो बाकी विल्ट्रोमाइट्स मर गए, उनकी बॉडी को यूज करके विल्ट्रोमाइट्स ने अपने प्लेनेट के अराउंड एक रिंग बना ली, उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए। और ऐसे वो बिलियंस ऑफ डेड बॉडीज बिना डीकम्पोज हुए अपने प्लेनेट के सराउंड घूमती रहती है। उसके बाद उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन का यूज करके पूरे यूनिवर्स में डर फैला दिया। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 50 विल्ट्रोमाइट्स बचे थे, लेकिन ये राज विल्ट्रोमाइट के अलावा किसी को नहीं पता था। इवन वो अपने होम प्लेनेट के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देते थे। एक भी विल्ट्रोमाइट्स अगर किसी प्लेनेट पर जाता, लोग डर के मारे सरेंडर कर देते, और जो मना करते उन्हें या तो खत्म कर दिया गया या फिर जबरदस्ती झुकने पर मजबूर कर दिया गया। जो प्लेनेट कॉन्कर हो जाते, वो उस पर क्रॉस ब्रीडिंग करते, मतलब दूसरी रेस के साथ बच्चे प्रोड्यूस करना। जो काम विल्ट्रम एम्पायर में सदियों से उनके रूल के खिलाफ था, अब वो जायज हो चुका है। और तब नोलन को अर्थ पे भेजा गया, क्योंकि इंसानों का डीएनए 100% मैच निकला विल्ट्रोमाइट बायोलॉजी के हिसाब से। असल में नोलन का ओरिजिनल मिशन अर्थ को एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाना था। ये सुन के एलन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही ब्रीडिंग कैंप में पैदा हुआ था जब विल्ट्रोमाइट्स ने उसके प्लेनेट पर हमला किया था। नोलन ने ये बात सभी से छुपाई जब तक मार्क की पावर दिखने नहीं लगी। उसने अपना अल्टीमेट प्लान शुरू किया, इंसानों और विल्ट्रोमाइट्स के बच्चे पैदा करके एम्पायर को दोबारा अपने पुराने रूल में ले जाना। अब जब नोलन विल्ट्रोमाइट्स के खिलाफ हो चुका है, इसलिए वो एलन द एलियन को सब कुछ बता देता है, वो सारी वीकनेस, वो सारे राज, ताकि कोलिशन के पास इनफ इंफॉर्मेशन हो टू फाइट बैक। और अब देखते हैं नोलन और एलन द एलियन के टीम अप को। एलन द एलियन अपने घर वापस आता है, और जैसे ही वो अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उतने में ही नोलन वहाँ टपक पड़ता है। उसकी वाइफ सीधे एक बड़ी गन निकाल के नोलन पे फायर कर देती है। एक्चुअली में सबको पता था कि किसी प्लेनेट पर एक विल्ट्रोमाइट के होने का क्या मतलब है। सब सेटल होने के बाद नोलन और एलन थीडस से मिलने जाते हैं, और नोलन अपने आप को छुपा के जाता है, क्योंकि अगर लोग जान लेते कि एक विल्ट्रोमाइट प्लेनेट पे है तो वो सब पैनिक कर जाते। लेकिन उन्हें क्या पता कि कोलिशन का लीडर भी सीक्रेटली एक विल्ट्रोमाइट है। लेकिन ये बात सिवाय एलन के कोई नहीं जानता, और ये बात थीडस खुद उसे बताता है, मैं जो लीडर हूँ कोलिशन ऑफ प्लेनेट का, मैंने कसम खाई थी कि मैं विल्ट्रम एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन सच तो ये है कि मैं भी एक विल्ट्रोमाइट हूँ। नोलन को यकीन नहीं होता, क्योंकि नोलन अभी तक यही सोच के डर रहा था कि उसी में कुछ गलत है जो वो एम्पायर के खिलाफ हो गया, क्योंकि विल्ट्रोमाइट हमेशा लॉयल होते हैं। वो सोचता था कि वो पहला है जिसने ऐसा किया, लेकिन थीडस कहता है कि मेरा बिट्रेयल सभी से छुपा के रखा गया, यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया। लेकिन हमारे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें बहुत से काम करने हैं। फिर नोलन और एलन को एक मिशन दिया जाता है, गैलेक्सी में घूम के उन चीजों का पता लगाना जो विल्ट्रोमाइट्स के खिलाफ फाइट करने में हेल्प कर सकती है। तो उनका पहला मिशन और विल्ट्रोमाइट्स का सबसे बड़ा राज कि विल्ट्रोमाइट्स भी उतने पावरफुल नहीं है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नोलन और एलन अब स्पेस रेसर की गन को ढूंढने जाते हैं। तो देखो, स्पेस रेसर की प्रजाति के बारे में इतना
इतना तो नहीं बताया गया, बट उसके पास एक ऐसी गन है जो विल्ट्रोमाइट को भी मार सकती है एंड उसे सिर्फ वही चला सकता है। उसी मिशन के दौरान नोलन एलन को बताता है कि करीब 100 साल पहले मैंने स्पेस रेसर को इन्हीं एस्ट्रॉइड बेल्ट में फंसा दिया था और उसकी गन इसी में से एक एस्ट्रॉइड में कहीं है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बुक में है जो नोलन ने मार्क के लिए लिखी थी। तो फाइनली उन्हें वो गन तो मिल जाती है, लेकिन एलन को ये समझ नहीं आता कि इतना पावरफुल हथियार पिछले 100 साल से यहाँ धूल खा रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। इससे अच्छा तो तुम इसे विल्ट्रम एम्पायर ले जाते। नोलन उसे कहता है कि ये गन स्पेस रेसर की है, क्या तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता? वो कहता है स्पेस रेसर की गन वो गन है जो किसी पर भी शूट की जा सकती है और स्पेस रेसर ही उसे चला सकता है। उसका इस गन के साथ कुछ इस तरह का बॉन्ड है कि अगर कोई दूसरा इसे छूना या यूज करना चाहे तो ये गन स्पेस रेसर के पास वापस चली जाएगी। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि नोलन जैसे ही वो गन को उठाने की कोशिश करता है वो सीधे स्पेस रेसर के हाथों में चली जाती है और स्पेस रेसर रिकवर हो जाता है। ये बंदा 100 सालों से एक पत्थर के अंदर था और ये देख के नोलन और एलन दोनों शॉक हो जाते हैं। पहले तो उन तीनों के बीच थोड़ी फाइट चलती है, लेकिन फाइनली स्पेस रेसर उनके साथ आने को मान जाता है। इनिशियली तो वो नोलन को मारने के मूड में था, फिर वो कन्विंस हो जाता है कि नोलन जेन्युइनली सॉरी फील करता है और जो भी उसने किया वो उसके लिए रिडेम्पशन चाहता है। रेसर फिर उनके साथ टीम अप करता है विल्ट्रोमाइट्स के खिलाफ। तो अगले सीन में एंट्री होती है रैग्नार की, एक डायनासोर लाइक क्रिएचर जो विल्ट्रोमाइट की मोटी चमड़ी को इजीली चीर सकता है। ये मिशन था एक फ्रोजन प्लेनेट पे जहाँ रैग्नार नाम के मॉन्स्टर रहते हैं। ये इतने डेंजरस होते हैं कि विल्ट्रोमाइट्स भी इनसे लड़ने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये वही क्रिएचर है जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट से उसके हाथ और आँख छीना था। विल्ट्रोमाइट ने इनके प्लेनेट के सूरज को एक ऑब्जेक्ट से ढक दिया था ताकि इस प्लेनेट पर सभी रैग्नार या तो मर जाए या फिर बर्फ बन जाए। उनका पूरा प्लेनेट स्पेस से फ्रोज हो जाता है, लेकिन रैग्नार फिर भी नहीं मरते। एलन नोलन और अपनी बाकी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ था। उनका प्लान था कि उन क्रिएचर को किसी तरह से अपने शिप पे लेके आना ताकि वो इन्हें विल्ट्रोमाइट्स के अगेंस्ट यूज कर सके, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जिस ऑब्जेक्ट ने सूरज की हीट को रोके रखा था वो गलती से उसे ब्लास्ट कर देते हैं। इससे पूरा प्लेनेट मेल्ट होने लगता है और रैग्नार आजाद हो जाते हैं। और लिटरली वो क्रिएचर इतने पावरफुल थे कि नोलन, एलन और उनकी पूरी टीम भी मिलकर एक रैग्नार को भी शिप पर ला नहीं पाते। उन्हें अपना मिशन ड्रॉप करना पड़ता है एंड थीडस डिसाइड करता है कि वो उन्हें फ्यूचर में किसी तरह से यूज करने का तरीका निकाल लेगा। फिर वो क्लैक्सिस प्लेनेट जाते हैं जहाँ के प्लांट विल्ट्रोमाइट्स के लिए पॉइजनस थे, जो उन्हें मारता तो नहीं है बट उन्हें कमजोर करने के लिए काफी था। वो गिल्डेरियन के पास भी जाते हैं जो उन्हें टेक जैकेट के बारे में बताता है। फिर वो स्पेस शार्क को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। आफ्टर दैट वो बैटल बीस्ट के होम प्लेनेट पर जाते हैं ताकि उसके जैसे औरों को भी अपने साथ शामिल कर सके, लेकिन सैडली बैटल बीस्ट एक लौता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मिशन एंड होने के बाद बेचारे नोलन को फिर से उस सोफे पर सोना पड़ता है जहाँ उसे फिर से एलन और उसके वाइफ की गुलू गुलू सुनना पड़ती है। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, मैं खुद ही दिखा देता हूँ तुम्हें। सेकेंड थीडस नोलन को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए बुलाता है। उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ थीडस उसे सच बताता है स्कर्ज वायरस उसी ने बनाया था अपने डीएनए का यूज करके, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो बचे हुए विल्ट्रोमाइट्स को खत्म कर सके। यहाँ सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है कि इतना डेडली वायरस कौन ही बना सकता है बिना किसी विल्ट्रोमाइट्स की बायोलॉजी जाने। इट टर्न्स आउट कि वो थीडस होता है, जो सुनकर नोलन के नैन चक्र खुल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर जहाँ मार्क डायनासोर से फाइट कर रहा होता है। जो डायनासोर को नहीं जानते वो इनविंसिबल का एक फेमस विलन है, बट इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि इनकी मोन्टाज बहुत ही लंबी है, इनमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी होती है। और इसके अलावा अगर तुम्हें वो एलियन पैरासाइट स्क्विड याद है, हाँ वही जो मार्शियन को छोड़ के इंसानों को होस्ट बना सकता है, वो अर्थ पर अटैक करता है। उसके बाद फ्लैक्सन फिर से अर्थ पर इन्वेट करते हैं और उसी के बाद एक सेक्सी एलियन यूनिवर्सा भी अर्थ पर अटैक करती है। तो इन सभी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी फोकस करते हैं विल्ट्रोमाइट्स वॉर पे। और लास्ट में हमें कॉन्क्वेस्ट बताया जाता है जिसे सीसल ने एक जायंट मेटल ब्लॉक में कैप्चर करके रखा था जैसे वो उसे रोकने वाला था। ऑब्वियसली कॉन्क्वेस्ट वहाँ से एस्केप करके सीधे स्पेस में चला जाता है। कॉन्क्वेस्ट अपने होम प्लेनेट विल्ट्रम पर वापस जाता है और पहली बार हमें यहाँ थ्रैग देखने मिलता है। ये बंदा विल्ट्रोमाइट का लीडर होने के साथ साथ लिटरली सबसे पावरफुल इंसान है, और हो भी क्यों ना, उसे बचपन से इसी चीज के लिए तैयार किया गया था। जनरल क्रीक कॉन्क्वेस्ट को थ्रैग के पास ले जाते हैं। यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है। वो सॉरी बोलता है और वो कहता है कि वो सिर्फ एम्पायर की सर्विस में जीना चाहता है। तुम इसी से थ्रैग की पावर लेवल का पता लगा सकते हो कि इवन कॉन्क्वेस्ट भी उससे कितना डरता है। थ्रैग उसे एक और मौका देता है और उससे कहता है कि गद्दार नोलन और एलन को मार दो और उनके बीच में जो भी आए उन्हें भी खत्म कर दो। थीडस नोलन को अर्थ पर भेजता है ताकि वो आने वाली वॉर में इनविंसिबल और ओलिवर को शामिल कर सके।
और साथ ही वो टेक जैकेट को भी मेंशन करता है। नोलन और एलन सबसे पहले टेक जैकेट के घर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें वो नहीं मिलता क्योंकि वो अपने फादर के साथ उनकी स्पेसशिप में होता है। नोलन फाइनली अपने घर जाके इतने सालों के बाद ओलिवर से मिलता है। उनके बीच कुछ इमोशनल बातें होती है और नोलन ओलिवर के साथ में आने के लिए मान जाता है। वहीं पर मार्क और ईव क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पता चलता है कि ईव प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात मार्क को नहीं पता होती। नोलन और एलन मार्क के पास आते हैं और कहते हैं वी नीड यू। मार्क ईव से बात करता है। जब ईव पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, मार्क कहता है हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन खुद के लिए नहीं, मुझे डर है कि ये वॉर मुझे क्या बना देगी। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने बाप के जैसा न बन जाऊं। ईव अभी भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती एंड नोलन, मार्क और ओलिवर एलन की स्पेसशिप में निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। अगली वीडियो में हम फुल डिटेल में वेल्ट्रोमाइट वॉर को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।